हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस डैफोडिल परिवार में। हम आपसे लगातार जुड़े हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए, पढ़िए। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, जिसमें हमने आरबीसी के बारे में जाना था। तो 2 क्वेश्चन आए थे आरबीसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन तो ये था कि महिला में रक्त कम क्यों होता है। ठीक है, किसी विशेष पुरुष ने पूछा था कि महिला में रक्त है वो कम क्यों होता है। तो मैं बता दूं आपको कि महिला में रक्त कम होने का कारण क्या है कि जो महिला होती है ना, महिला में आपको पता होगा हार्ट है वो छोटे आकार का होता है, फेफड़े हैं वो भी छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसे ब्लड की आवश्यकता ही क्या है, कम है। तो जितनी आवश्यकता होगी उतना ही तो प्रोड्यूस होगा, उतना ही तो बनेगा। इसलिए महिला में रक्त अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि रक्त क्या है। रक्त क्या है वो देखिए, रक्त क्या है। ठीक है, तो इसमें अपन ने बात की थी नंबर 1 पे कोलाइडी विलियन। ठीक है, नंबर 2 पे मैंने बात की थी बफर विलियन। ठीक है, और नंबर 3 पे बात की थी जेली के समक्ष पदार्थ। ठीक है, जेली के समक्ष पदार्थ। और नंबर 4 पे अपन कोई बात कर लेते हैं, जैसे नोटा लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रक्त एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलियन है। रक्त एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलियन है। समझ गए ना। अब देखिए, लेकिन बफर विलियन क्या होता है। बफर विलियन क्या होता है, बफर विलियन किसे बोलेंगे, बफर विलियन होता क्या है। देखिए, रक्त है ना वो भी एक प्रकार का बफर विलियन भी है। अगर बात आ जाए ना इन दोनों में से एक को चूज करने की, ये भी राइट है ये भी राइट है, दोनों राइट है, लेकिन इन दोनों में से चूज करने की बात आ जाए तो वरीयता किसे दी जाएगी, कोलाइडी विलियन को दी जाएगी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि रक्त है वो बफर विलियन किस प्रकार का है, किस प्रकार से है, रक्त को हम बफर विलियन कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो बफर विलियन का मतलब क्या है वो देखिए। बफर विलियन ऐसा विलियन होता है जो अपने पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करने वाला विलियन, अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करने वाला विलियन क्या होता है, बफर विलियन होता है। याद रह जाएगा। ठीक है ना। तो रक्त है ना अपने पीएच परिवर्तन का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। तो रक्त एक प्रकार का बफर विलियन भी है और एक कोलाइडी विलियन भी है, लेकिन इन दोनों में से एक चूज करने की बात आ जाए तो कोलाइडी विलियन है। चलो एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि ये जो बफर विलियन है ना, तो रक्त किस प्रकार का, रक्त किस प्रकार का बफर विलियन है। रक्त किस प्रकार का बफर विलियन है। तो आप अगर कोई साइंस से बिलोंग करते हो तो आपने 12th क्लास में एक साम्य अवस्था का चैप्टर पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था का चैप्टर पढ़ा होगा। उस साम्य अवस्था में हमने पढ़ा था बफर विलियन। ठीक है ना। तो वहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि यह कार्बोनिल प्रकार का बफर विलियन है। रक्त है वो कार्बोनिल प्रकार का बफर विलियन है। गॉट इट, याद रह जाएगा ना। तो रक्त एक कोलाइडी विलियन भी है, रक्त एक प्रकार का बफर विलियन भी है। और वो बफर विलियन से हमारा तात्पर्य है कि वह विलियन जो अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करे, वह विलियन जो अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, और रक्त है वो, ब्लड है वो अपने आप में एक प्रकार का कार्बोनिल प्रकार का बफर विलियन है। ये बातें हमने की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। ब्लड में हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में, तो लगभग हमने आरबीसी को पढ़ लिया था। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ लीजिए। आरबीसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंग का वर्णन होता है जिसे अपन बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। तो थोड़ा सा अपन स्प्लीन के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा स्प्लीन के बारे में जानते हैं। देखिए स्प्लीन कैसे कार्य करती है और स्प्लीन क्या होता है। हाँ, तो अपना टॉपिक रहेगा स्प्लीन। स्प्लीन जिसे अपन क्या बोलते हैं बताइए। स्प्लीन को अपन बोलते हैं पलीहा, बोलते हैं ना। स्प्लीन को अपन बोलते हैं पलीहा। ठीक है, आगे बात बताइए, क्या इसे तिल्ली बोलते हैं, क्या इसे अपन क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यह उपस्थित कहां होता है, यह उपस्थित कहां होता है, हृदय के किसके पास उपस्थित होता है, आमाशय के पास उपस्थित होता है।
माफ करना, किसके पास उपस्थित होता है? अमाशय के पास। ठीक है, तो स्प्लीन है वो अमाशय के पास उपस्थित होती है। आगे बात की जाए कि जो स्प्लीन है इसके बारे में दो बातें आती है। पहली बात है भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करती है बताइए? स्प्लीन करती है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करती है? स्प्लीन करती है। याद रह जाएगा ना कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करती है? स्प्लीन करती है। आगे बात सुनिए। अब आपको पता होगा कि आपने सुना भी होगा कि मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी, मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी है। जो मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी है उन्हें नष्ट करने का कार्य कौन करता है? नंबर 1 पर लीवर करता है और नंबर 2 पर कौन करती है? स्प्लीन करता है। ठीक है, या अपन ये बोलते हैं कि 1 नंबर पे तो बोल देते हैं अपन स्प्लीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, और नंबर 2 पे अपन बोल देते हैं लीवर। नंबर 2 पे अपन क्या बोल देते हैं? लीवर बोल देते हैं। क्लियर बात? तो मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? स्प्लीन करता है, यानी प्लीहा करता है, और साथ में करता है लीवर। आपको पता होगा, सुनिए कि जो आरबीसी नष्ट होती है ना, लीवर में जो आरबीसी नष्ट होती है, तो आरबीसी के नष्ट होने से जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन है उसे छोड़ दीजिए, और उसके अलावा जो शेष पदार्थ है वो पित्तों के रूप में बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन के रूप में उत्सर्जित होता है। सुना होगा आपने, दोबारा सुन लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ना, जब आरबीसी नष्ट होती है तो आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट एक तो आयरन चेन हो गई, और दूसरी कौन सी चेन है? ग्लोबिन या प्रोटीन चेन है। या अपन ये बोलते हैं कि आयरन को छोड़कर जो एक्स्ट्रा चेन है ना, जो प्रोटीन को इंडिकेट करती है या प्रोटीन से संबंधित है, वो चेन पित्तों के रूप में बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन के रूप में शरीर से क्या होती है? उत्सर्जित होती है, सामान्यतः गुदा नाल के द्वारा। क्लियर है बात? अब सुनिए आगे। हाँ, तो मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? स्प्लीन करता है। इसलिए स्प्लीन को अपन क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, या क्या बोलते हैं? आरबीसी का बूचड़खाना। आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बूचड़खाना किसे बोलते हैं? बताइए किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। समझ गए ना? आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बूचड़खाना किसे बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। आगे बात करते हैं। अब ये जो अपने स्प्लीन है, इस स्प्लीन के अंदर आरबीसी संग्रहित होती है। आरबीसी है ना, वो संग्रहित होती है। याद रखना, स्प्लीन के अंदर आरबीसी संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है। ठीक है, संग्रहित होती है। स्प्लीन में आरबीसी संग्रहित होती है। इस कारण आरबीसी को क्या बोलते हैं? इस कारण स्प्लीन को क्या बोलते हैं? शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर का ब्लड बैंक। याद रहेगा ना? दोबारा सुनिए कि आरबीसी है वो संग्रहित कहां होती है? स्प्लीन या तिल्ली में होती है। आरबीसी संग्रहित कहां होती है? स्प्लीन या तिल्ली में संग्रहित होती है। ठीक है, तो सुनिए, अब आरबीसी जब रक्त का 99% भाग है, तो वो संग्रहित कहां हो रही है? स्प्लीन में इकट्ठी हो रही है। जिस प्रकार से अपन पैसे जमा नहीं कराते क्या बैंक में, उसी प्रकार आरबीसी है वो कौन से बैंक में जमा हो रही है? स्प्लीन में जमा हो रही है। इस कारण से शरीर का क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। क्लियर है बात है? ठीक है, तो आरबीसी का बूचड़खाना और आरबीसी का ब्लड बैंक या रक्त का ब्लड बैंक, आरबीसी या रक्त शरीर का ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? स्प्लीन को। याद रखना है, किसे बोलेंगे? स्प्लीन को बोलेंगे। आगे देखिए, अब ये जो स्प्लीन है ना,
इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। वैसे भूरा लाल होता है, ब्राउन रेड बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। देखिए उसका कारण भी क्या है कि जो स्प्लीन है ये इसके दो भाग होते हैं। स्प्लीन के भाग कितने होते हैं? दो। स्प्लीन के भाग कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। स्प्लीन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला लाल मज्जा, ठीक है, और दूसरा श्वेत मज्जा। पहला लाल मज्जा और दूसरा श्वेत मज्जा। अब ये जो श्वेत मज्जा है ना, इसमें रुधिर वाहिनियां, इसमें क्या होता है? रुधिर वाहिनियों का जाल, रुधिर वाहिनियों का जाल, क्लियर है। और इसमें आरबीसी है, इसमें आरबीसी संग्रहित भी होती है और आरबीसी मृत एवं क्षतिग्रस्त है ना, वो आरबीसी स्टोर कहां होती है? लाल मज्जा में स्टोर होती है। अब ये जो लाल आरबीसी संग्रहित होती है, यहाँ पे अपन ये क्या बोल सकते हैं कि आरबीसी संग्रहित होती है। क्लियर है बात है? ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लाल मज्जा है ना, वो स्प्लीन का सबसे बड़ा भाग होता है। लाल मज्जा है वो स्प्लीन का सबसे बड़ा भाग, ठीक है। लाल मज्जा वो क्या है? स्प्लीन का सबसे बड़ा भाग होता है। अब देखिए, अब जब इसमें आरबीसी है, वो मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी है ना, वो इस प्रकार से सिक्के के चट्टों के आकार पर, सिक्कों के चट्टे के आकार के अनुसार, सिक्कों के चट्टे के आकार के अनुसार स्प्लीन के अंदर स्टोर होती जाती है। अब जितनी ज्यादा आरबीसी स्टोर होगी, उतना ही ज्यादा इसका रंग कैसा होगा? रेड होगा। क्लियर है बात? अब देखिए, अब ये जो लाल रंग प्राप्त हो रहा है ना, अब ये जो लाल रंग प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये किसके कारण प्राप्त हो रहा है? ये जो सिक्कों की चट्टे नुमा संरचना है ना, इसके कारण प्राप्त हो रहा है। और ये सिक्के किसके सिक्के हैं? ये पैसों के सिक्के नहीं है, ये आरबीसी है। ये आरबीसी सिक्कों के समान एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। आरबीसी है वो सिक्कों के अनुसार एक दूसरे पे क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। याद रह जाएगा ना, जिसे अपन रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर है? रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। अब देखिए आगे, अब ये जो अपने स्प्लीन है, ये जो स्प्लीन है वो एक प्रकार की लस्सिका ग्रंथि है। स्प्लीन है वो एक प्रकार की क्या है? लस्सिका ग्रंथि है। याद रह जाएगा ना, लस्सिका ग्रंथि। तो एक प्रकार की लस्सिका ग्रंथि है। और अपन बोल सकते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी लस्सिका ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी लस्सिका ग्रंथि कौन सी होती है? स्प्लीन होती है। शरीर की सबसे बड़ी लस्सिका ग्रंथि कौन सी है? स्प्लीन है। याद रहेगा ना? कैसे बोलेंगे? स्प्लीन को, स्प्लीन। अब यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। बताइए, एक बार दोहरा लें क्या? एक बार दोहरा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, स्प्लीन जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्लिया या तिल्ली बोलते हैं। प्लिया या तिल्ली कहां स्थित होती है? ये आमाशय के पास स्थित होती है, ठीक है। पूर्णावस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? स्प्लीन में होता है। पूर्णावस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? स्प्लीन में। अब मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी है, वो उन्हें नष्ट करने का कार्य कौन करती है? स्प्लीन करता है। और साथ में कौन करता है? लीवर, ठीक है। और लीवर में जब आरबीसी नष्ट होती है तो मैंने आपको बताया था बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नामक क्या बनते हैं? हानिकारक पदार्थ बनते हैं। बनते हैं नहीं बनते? जो पित्तों के साथ या पित्तों के रूप में गुदानाल या आहार नाल के माध्यम से शरीर से लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये जो आरबीसी है वो नष्ट ज्यादा कहां हो रही है? स्प्लीन में। इस कारण स्प्लीन को अपन क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बूचड़खाना बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बूचड़खाना बोलते हैं। अब आरबीसी स्प्लीन के अंदर ही संग्रहित होती है। आरबीसी है वो स्प्लीन के अंदर ही क्या होती है? स्टोर होती है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं? शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं। इस कारण से क्या बोलते हैं? शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब सुनिए आगे। अब ये जो स्प्लीन है ना, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। उसका कारण क्या है वो सुनिए। इसके लिए आपको जानना होगा कि स्प्लीन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। स्प्लीन के कितने भाग होते हैं? दो। नंबर एक लाल मज्जा और दूसरा श्वेत मज्जा। और जो श्वेत मज्जा है ना, उसमें रक्त वाहिनियों का क्या होता है? जाल होता है। और लाल मज्जा है ना, उसमें मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी, मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी एवं अन्य आरबीसी है वो
रोलेक्स फॉर्मेशन के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। अब इन आरबीसी की अतिरिक्त मात्रा के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अब आपको ये सबसे अच्छी बात लगेगी, इसे जानना चाहिए कि स्प्लीन है ना, वो शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। स्प्लीन है वो शरीर की क्या है, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। गेट इट? कोई दिक्कत? ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए, बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए और जो पूछा जा रहा है उसके जवाब दीजिए। ठीक है, अगर डरना नहीं है आपको। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बाय द वे गलत जवाब बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक बार गलत जवाब देते हो ना तो दिमाग का एक कचरा साफ होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जवाब देने देखिए आगे। तो ये किसके बारे में था, आरबीसी के बारे में। तो अपन ने आरबीसी को लगभग पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपके पास आरबीसी से संबंधित कुछ और आंकड़े या कुछ और बातें हैं तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आइए और आप बता सकते हो। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं आरबीसी से संबंधित रोग। आरबीसी से संबंधित रोग, देखिए आरबीसी से संबंधित रोग, आरबीसी से संबंधित रोग। ठीक है, अब देखो आरबीसी से संबंधित रोग कौन कौन से हैं। नंबर 1 एनीमिया बोल दो या साधारण एनीमिया बोल दो। साधारण एनीमिया, एनीमिया या साधारण एनीमिया। ठीक है, अगर शरीर में आरबीसी की कमी आ रही है ना तो उसे अपन एनीमिया बोलेंगे। अगर शरीर में किसी भी कारणवश आरबीसी की कमी आती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। शरीर में रक्त की कमी आने की स्थिति वैसे तो इस्कीमिया कहलाती है, समझ गए ना। और रक्त की कमी आने के कारण रोग कौन सा होता है, एनीमिया होता है। रक्त की कमी आने की स्थिति क्या कहलाती है, इस्कीमिया। ठीक है, और इससे संबंधित रोग है वो क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। अब यह एनीमिया है ना वो कई कारणों से हो सकता है। एनीमिया वो कई कारणों से हो सकता है। जब एनीमिया कई कारणों से हो सकता है तो एनीमिया भी कई प्रकार का होता है। एनीमिया वो भी कई प्रकार का होता है। नंबर 1 पर है कौन सा, साधारण एनीमिया। साधारण एनीमिया है ना वो अगर शरीर में Fe+2 आयन यानी आयरन आयन, फेरस आयन की क्या आ जाए, कमी आ जाए। आयरन आयन की कमी के कारण होता है। अगर शरीर में आयरन की कमी है, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है तो क्या होगा, एनीमिया होगा। लोहे की कमी है तो क्या होगा, एनीमिया होगा। क्लियर है बात? अब सुनिए आगे। दूसरा रोग है पर्नीशियस एनीमिया। दूसरा है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। अब ये देखिए, ये जो पर्नीशियस एनीमिया है ना वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। समझ गए ना। विटामिन B12 का लास्ट क्लास में मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताया था, जल्दी से बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। हाँ, क्या होता है बताइए, साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को बोलते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी आ जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी की संख्या में तो कमी आ जाती है। आरबीसी की संख्या में तो कमी आ जाती है और आरबीसी का आकार है वो बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या वो तो क्या हो जाएगी, कम, बहुत कम, और इसका आकार है ना वो बढ़ना शुरू कर देगा। आकार है वो बढ़ना शुरू कर देगा, आकार बढ़ना शुरू कर देगा और संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्लियर है बात? अब तीसरा एनीमिया है वो देखिए, तीसरा एनीमिया है माइक्रोसाइटिक। तीसरा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तीसरा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब देखिए
ये जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है ये होता है विटामिन B6 और विटामिन B9 की कमी से। ठीक है, अगर शरीर में विटामिन B6 और B9, मैंने आपको कल बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन, शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन B12, B6 और B9 है। अब अगर इनकी संख्या में कमी आ जाएगी, अगर इनकी मात्रा में कमी आ जाएगी तो आरबीसी है वो ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, वो बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में दो प्रकार के एनीमिया होते हैं, विटामिन B12 की कमी है उसे तो अपन बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, और B6 और B9 की कमी है तो उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। क्लियर है? अगला सुनिए। अब 4 नंबर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया। देखिए सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है कि आरबीसी है ना, आरबीसी की संरचना, आरबीसी की संरचना कैपिटल सी आकार की, या अपन बोल दें अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, या अपन बोल सकते हैं हंसियाकार, हंसियाकार। ठीक है, आरबीसी है उसकी संरचना कैपिटल सी आकार की हो जाती है, या अर्धचंद्राकार हो जाती है, या हंसियाकार हो जाती है। समझ गए ना? कैपिटल सी आकार की, अर्धचंद्राकार या हंसियाकार हो जाती है। अब सुनिए, इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें आपको पता है क्या पेप्टाइड संरचनाएं होती है। हीमोग्लोबिन है वो किससे बनता है? पेप्टाइड संरचनाओं से बनता है। अब ये जो पेप्टाइड संरचना है इनमें 2 अल्फा स्ट्रक्चर होती हैं और 2 क्या होती है? बीटा स्ट्रक्चर होती है। एक अल्फा स्ट्रक्चर होती है और दूसरी क्या होती है? बीटा स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना कि आरबीसी है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किससे बनता है? पेप्टाइड संरचनाओं से बनता है। किससे बनता है? पेप्टाइड संरचनाओं से बनता है। और ये जो पेप्टाइड संरचना है इसमें 2 अल्फा पेप्टाइड संरचनाएं होती है और 2 बीटा पेप्टाइड स्ट्रक्चर होती हैं। अब ये जो बीटा पेप्टाइड स्ट्रक्चर है ना, इन पेप्टाइड स्ट्रक्चरों में क्या होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो अम्ल। ध्यान रह जाएगा ना, ये जो पेप्टाइड संरचनाएं हैं इनके अंदर क्या होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं, और इन एमिनो अम्लों का क्रम है ना वो फिक्स होता है। समझ गए ना? इन एमिनो अम्लों का क्रम है वो क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, इनका क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। अब बात करें इनके क्रम की, इनका क्रम क्या है? निश्चित। ठीक है, जब इनका क्रम निश्चित होता है, अब ऑटोसोम बोलते हैं ना, ऑटोसोम सुना होगा, अलिंग गुणसूत्र। जब अलिंग गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, समझ गए ना? जब अलिंग गुणसूत्रों में जो 44 गुणसूत्र होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, तो इस उत्परिवर्तन के कारण ये एमिनो अम्लों का जो विशेष क्रम है ना ये बदल जाता है। ठीक है, ये एमिनो अम्लों का विशेष क्रम है वो बदल जाता है। और यह बदलता कैसे है कि जो 6 नंबर पे ग्लूटेमिन, 6 नंबर पे ग्लूटेमिन नामक एमिनो अम्ल है, ठीक है, उसकी जगह कौन सा आ जाता है? वेलिन आ जाता है। कौन आ जाता है? वेलिन। ठीक है, जो 6 नंबर पे ग्लूटेमिन एमिनो अम्ल है ना, ग्लूटेमिन एमिनो अम्ल, उसकी जगह कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है। तो ग्लूटेमिन एमिनो अम्ल की जगह वेलिन आता है, जिसका कारण क्या है? ऑटोसोम या एलिंग गुणसूत्रों में, ऑटोसोम या एलिंग गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन, और उस उत्परिवर्तन के कारण इन एमिनो अम्लों की संरचना में परिवर्तन होता है। और जैसे ही एमिनो अम्लों की संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे ही एमिनो अम्लों की संरचना में परिवर्तन होता है तो किस में परिवर्तन होगा? हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होगा। और जैसे ही हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होगा, जैसे ही हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होगा तो आपको पता है आरबीसी की संरचना बिगड़ जाएगी, और वो किस आकार की हो जाएगी? हंसियाकार हो जाएगी। और ये हंसियाकार आरबीसी है वो ठीक तरीके से शरीर के अंदर रोटेट नहीं हो पाती, मोशन नहीं कर पाती, गति नहीं कर पाती। ठीक है, जिस कारण अक्सर जोड़ों का दर्द आदि समस्या रहती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं ना, बढ़िया सी एक जबरदस्त बात बता देता हूं, जो जिन लोगों को कौन सा रोग है? सिकल सेल एनीमिया है,
जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया है उन्हें अपने जीवन में कभी भी मलेरिया नहीं होता। उन्हें कभी भी अपने जीवन में क्या नहीं होता? मलेरिया नहीं होता। क्लियर है बात? क्यों नहीं होता अभी मलेरिया? मलेरिया क्यों नहीं होता? देखो सुनो, ध्यान से सुनिए। मलेरिया नहीं होने का कारण यह है कि जब मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम क्या करता है? आरबीसी को नष्ट करता है ना, आरबीसी से अपना पोषण ग्रहण करता है। क्लियर है बात? आरबीसी से अपना पोषण ग्रहण करता है। अब जब आरबीसी ही विकृत है, आरबीसी की संरचना विकृत है, तो कहने का मतलब प्लाज्मोडियम के खाने का टेस्ट बदल गया ना। वो तो सिर्फ आरबीसी को खाना चाहेगा, और वो कौन सी है? सिकल सेल है, यानी सी आकार की है, तो उन्हें प्लाज्मोडियम नहीं खाता। जब उन्हें प्लाज्मोडियम नहीं खाएगा तो हमें मलेरिया नहीं होगी, क्लियर है बात? और एक बात और सुन लीजिए, जब व्यक्ति को मलेरिया होती है ना, तो अपन तिल्ली की एक बात बता देता हूं, तिल्ली में सूजन आ जाती है। मलेरिया होती है जब तिल्ली में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तिल्ली में सूजन आ जाती है, इसका कारण क्या है? मलेरिया जब होती है तब तिल्ली में सूजन आ जाती है। इसका कारण यह है कि जब मलेरिया होगी तो मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम क्या करेगा? आरबीसी का भक्षण करेगा, और जैसे ही आरबीसी का भक्षण करेगा तो मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी कहां जाकर स्टोर होंगी? स्प्लीन में स्टोर होंगी, और स्प्लीन में आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी। आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो स्प्लीन है वो फूलना शुरू कर देगी, तो उसके आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो मलेरिया के दौरान स्प्लीन या तिल्ली है वो फूल जाती है, जिसका कारण क्या है? मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी के नष्ट होने के कारण ज्यादा से ज्यादा या अधिक मात्रा में आरबीसी है वो स्प्लीन के अंदर स्टोर होंगी, जिससे स्प्लीन है वो फूलना शुरू कर देंगी। तो याद रह जाएगा ना? दोबारा सुन लीजिए, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, उसमें आरबीसी की संरचना है वो सी आकार की, अर्धचंद्राकार या हंसियाकार हो जाती है। इसका कारण क्या है? जो आरबीसी पर उपस्थित हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी पर उपस्थित हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में जो पेप्टाइड संरचनाएं होती है वो चार प्रकार की होती है, जिसमें 2 अल्फा संरचनाएं और दो बीटा संरचनाएं होती है। अब ये जो 2 बीटा संरचनाएं है ना, इन बीटा संरचनाओं में उपस्थित एमिनो अम्लों का जो निश्चित क्रम होता है वो निश्चित क्रम बदल जाता है, और बदलने के दौरान क्या होगा? ग्लूटामिन एमिनो अम्ल की जगह क्या आ जाएगा? वेलिन आ जाएगा, जिससे आरबीसी की संरचना बिगड़ जाएगी। कारण ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन समझते हो ना? ह्यूगो ड्यूरिच का उत्परिवर्तनवाद सुना होगा आपने। क्या होता है? जीवों में अचानक हुए परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। लेमार्क का खंडनवाद आपने सुना होगा, प्रिमरोज वाला एग्जांपल, जो हम बाद में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। हाँ, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है ना, इसके बारे में और बात सुनिए। ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया है वो एक प्रकार का क्या है? आनुवंशिक रोग है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? गमन करता है। समझ गए ना? सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? गमन करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। समझ गए? अब सुनो, और इसका संचरण मेंडल के नियमों के अनुसार होता है। इसका संचरण किसके अनुसार होगा? मेंडल के नियमों के अनुसार। वो हम जब पढ़ेंगे ना आनुवंशिक रोग पढ़ेंगे तब उसके साथ पढ़ देंगे, ठीक है। वाहक मादा, संक्रमित मादा, इस प्रकार से होता है। अब देखिए आगे आनुवंशिक रोग है। एक बात और बता देता हूं, भारत में सबसे ज्यादा चाय कहां होती है? असम में होती है। क्या आपने सुना होगा एड में, एडवर्टाइजिंग में, असम की ताजा चाय बोलते हैं ना? हाँ, असम। जो भारत में असम क्षेत्र है ना, जो भारत में असम क्षेत्र है, असम क्षेत्र में सर्वाधिक सिकल सेल एनीमिया होता है। सर्वाधिक सिकल सेल एनीमिया होता है असम क्षेत्र में, सर्वाधिक सिकल सेल एनीमिया होता है। तो आजकल कोरोना चल रहा है और कोरोना के बारे में एक बात बोली जाती है कि यह एक पेंडेमिक डिजीज है, पेंडेमिक रोग है। पेंडेमिक रोग समझते हो ना? वह रोग जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर संक्रमित करे या इंटरनेशनल लेवल पर प्रसारित होकर लोगों को क्या करे? बीमार कर से, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं? पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। इसी प्रकार अपने क्षेत्रीय स्तर पर, समझ गए ना, या राष्ट्रीय स्तर पर बोल दें, राष्ट्रीय स्तर पर महामारी अगर कोई रोग बनता है ना, उसे अपन एंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, 2 नाम है, एक तो है पेंडेमिक, ये अंतरराष्ट्रीय महामारी होती है। पेंडेमिक का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय महामारी, अंतरराष्ट्रीय महामारी,
ठीक है, तो कोरोना है या कोविड 19, कोविड 19, कोरोना नहीं, कोविड 19 जो रोग है ना वो क्या है, पेंडेमिक डिजीज है। क्या है वो, पेंडेमिक डिजीज है। ठीक है, 2 नंबर पे है एंडेमिक। 2 नंबर पे क्या होता है, एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर फैलने वाली महामारी, राष्ट्रीय स्तर पर फैलने वाली महामारी। ठीक है, वो क्या कहलाती है, एंडेमिक कहलाती है। अब एक होता है एपिडेमिक डिजीज। क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज वे डिजीज हैं जो किसी स्थान विशेष पर फैलते हैं, किसी स्थान विशेष पर फैलते हैं। तो जो अपने असम का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो असम का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो जीके में महारत हासिल है वो जानते होंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसी होती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लेना। और जो असम का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना उसमें सर्वाधिक सिकल सेल एनीमिया होता है। और ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, एपिडेमिक, एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। एपिडेमिक डिजीज याद रह जाएगा क्या, एपिडेमिक डिजीज। यानी सिकल सेल एनीमिया असम के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। तो यह एक स्थान विशेष पर फैलने वाला रोग है ना, तो सिकल सेल एनीमिया भारत में क्या है, एक प्रकार की एपिडेमिक डिजीज है, एपिडेमिक डिजीज है। इसका मतलब यह एक स्थान विशेष पर फैलता है। क्लियर है बात। और सिकल सेल एनीमिया के व्यक्ति को कभी क्या नहीं होता, कोरोना नहीं होता, नहीं, सिकल सेल एनीमिया के व्यक्ति को कभी मलेरिया नहीं होता। क्लियर है। ये क्या थे, ये क्या थे बताइए, ये थे आरबीसी से संबंधित रोग। अब एक रोग और है जिसे बोलते हैं अपन एप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। वो देखिए क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया। एक होता है अपने छठा एनीमिया है एप्लास्टिक, एप्लास्टिक एनीमिया। बताइए भाई एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, दोहराइए बताइए। एप्लास्टिक एनीमिया सुना है क्या, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है बताओ। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या है, एनीमिया का मतलब तो आरबीसी में कमी है। एनीमिया का मतलब क्या है, आरबीसी में कमी है। अगर आरबीसी में कमी है तो सीधी सी बात है शरीर के अंदर रक्त की क्या होगी, कमी होगी। और जब शरीर में रक्त की कमी होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। तो आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि जो आरबीसी है वो बनती कहां है, आरबीसी है वो बनती कहां है, बोन मैरो में बनती है ना, कहां बनती है, बोन मैरो में बनती है। आरबीसी बोन मैरो में बनती है। क्लियर है। अब बोन मैरो में आपको पता है हिपोपोटेमिक, हिपोपोटेमिक स्टेम सेल या सीधा स्टेम सेल बोल सकते हैं। हिपोपोटेमिक स्टेम सेल उपस्थित होती है, हिपोपोटेमिक स्टेम सेल उपस्थित होती है। अब ये जो स्टेम सेल है ना, उस स्टेम सेल के टुकड़े होते हैं वैसे आरबीसी, समझ गए ना। आरबीसी विशेष प्रकार की कोशिका नहीं बोलने का एक कारण ये भी है कि आरबीसी को अपन पूरी तरह से कोशिका नहीं बोलते। ये वास्तव में क्या है, कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। ये वास्तव में क्या होते हैं, कोशिकाओं के टुकड़े, जिसका निर्माण कौन करती है, ये स्टेम सेल करती है। इसी प्रकार आपको जब मैं आगे प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं बताऊंगा कि प्लेटलेट्स है ना वो मेगाकारियोटिक सेल होती है। किसमें, बोन मैरो में मेगाकारियोटिक सेल होती है, बोन मैरो में उसके टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हिपोपोटेमिक स्टेम सेल होती है ना, उससे किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अब सोच कर देखिए, अगर ये हिपोपोटेमिक स्टेम सेल ही खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, सही नहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या आरबीसी बन पाएगी, क्या उस कंडीशन में क्या आरबीसी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। उससे अपन क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। समझ गए ना कि हिपोपोटेमिक स्टेम सेल है या सीधा स्टेम सेल है, स्टेम सेल खराब हो गई तो खराब होने के कारण क्या होगा, आरबीसी वो डेवलप नहीं हो पाएगी। और जब आरबीसी डेवलप नहीं हो पाएगी, जब आरबीसी डेवलप नहीं हो पाएगी तो शरीर में रक्त की क्या आएगी, कमी आएगी। और जब शरीर में रक्त की कमी आती है तो उसे एनीमिया बोलते हैं। और इस कारण, स्टेम सेल के कारण जो एनीमिया हुआ है उसे अपन क्या बोलेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। इसे हमारे एक छात्र आया था एप्लास्टिक एनीमिया से संबंधित राउसर साइड में ठीक है, उसकी को हमारे डैफोडिल परिवार ने उसकी सहायता भी की थी। ठीक है, कुछ सहायता की थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि
उसे इसके इलाज की जरूरत थी, और उसके इलाज के लिए क्या किया जाता है कि जो ये हिपोपोटेमिक स्टेम सेल है ना, ये ट्रांसप्लांट की जाती है। क्या की जाती है? हिपोपोटेमिक स्टेम सेल है वो क्या की जाती है? ट्रांसप्लांट की जाती है। तो वो छोटा सा बालक था, लगभग 10-11 वर्ष का, तो उसे दिक्कत क्या थी? प्लास्टिक एनीमिया था, ठीक है। तो उसमें रक्त की क्या थी? कमी रहती थी, तो बार बार उसमें रक्तदान करना पड़ता था, और उसका परमानेंट इलाज क्या था कि किसी भी प्रकार से बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट होना चाहिए। बोन मैरो क्या होना चाहिए? ट्रांसप्लांट। और आपको पता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन है, ठीक है, एक बहुत ही जटिल सर्जरी है जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, ठीक है। तो पूरे मैं एक ये नहीं बोलूंगा डैफोडिल ने, यहाँ तक यहाँ तारानगर में भी एक केस और आ गया है, वहां पर उस बालक की क्या की गई? थोड़ी थोड़ी करके सहायता की गई, और वर्तमान में वो बालक क्या है? सही है, ठीक है। उनका हकीकत में क्या हुआ था कि बोन मैरो है ना वो ट्रांसप्लांट हुआ था, बोन मैरो है ना वो ट्रांसप्लांट हुआ था, ठीक है। मेरी जानकारी के अनुसार उसकी बहन है ना वो डोनर थी उसकी, ठीक है। तो एक डोनर है, यानी एक व्यक्ति के बोन मैरो से कुछ स्टेम सेल निकालकर उसे रोगी के बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, और वो स्टेम सेल धीरे धीरे डेवलप होकर आगे क्या करेंगी? आरबीसी का निर्माण करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़े? आरबीसी से संबंधित रोग पढ़े हैं। अभी हमने क्या पढ़े हैं? आरबीसी से संबंधित रोग कौन कौन से पढ़े हैं? दोबारा दोहराइए। साधारण एनीमिया पढ़ा था ना, दूसरा पढ़ा था अपन ने पर्निशियस एनीमिया, पढ़ा था ना, हाँ, पर्निशियस एनीमिया। अब साधारण एनीमिया में आयरन की कमी थी, दूसरा पर्निशियस एनीमिया था, इसमें विटामिन B12 की कमी थी। इसी प्रकार विटामिन B6 और B9 की कमी के कारण भी एनीमिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे अपन ने क्या पढ़ा है? सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, और फिर अपन ने क्या पढ़ा है? एप्लास्टिक एनीमिया पढ़ा है। फिर अपन ने क्या पढ़ा है? एप्लास्टिक एनीमिया पढ़ा है, ठीक है। तो ये किसके बारे में था? आरबीसी के बारे में था। यहीं पर अपनी आरबीसी खत्म होती है, यहीं पर अपनी क्या खत्म होती है? आरबीसी खत्म होती है। और आरबीसी से संबंधित कोई भी फैक्ट अगर आपके दिमाग में है या आपके दिमाग से छेड़छाड़ कर रहा है तो आपका स्वागत है, आप बताइए। और उससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका क्या करेंगे? हम निदान करने का प्रयास करेंगे। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी? 2 नंबर डब्ल्यूबीसी की। 2 नंबर किसकी बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी की। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डब्ल्यूबीसी। हाँ, डब्ल्यूबीसी। अब बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी है वो किस प्रकार से कार्य करती है, और डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी इसे अपन बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। अब देखो आगे, ये जो डब्ल्यूबीसी है इसे अपन क्या बोलते हैं? श्वेताणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेताणु। डब्ल्यूबीसी को अपन क्या बोलते हैं? श्वेताणु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनिए, अब इस डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है क्या? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या है? ल्यूकोसाइट है। या दूसरा नाम बात करें तो क्या है? ल्यूकोसाइट है। अब ये जो ल्यूकोसाइट है इसमें ल्यूको का अर्थ किससे है? सफेद रंग से है। ल्यूको का अर्थ किससे है? सफेद रंग से है। और साइट का मतलब किससे है? कोशिका से, यानी सफेद रंग की कोशिकाएं, यानी रंगहीन कोशिकाएं। इनका सामान्यतः कोई विशेष रंग नहीं होता, वो देखिए कैसे, ठीक है। ये सफेद रंग इनमें इनका सामान्यतः कोई रंग नहीं होता या इनका श्वेत रंग होता है। इसका कारण क्या है कि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, या अपन बोले तो अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है? इनमें अनुपस्थित होता है। इस कारण ये किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ल्यूको का अर्थ है वो किससे है? सफेद रंग से है। आगे बात की जाए, अब अगर अपन बोले कि जो डब्ल्यूबीसी है वो एक प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिका है।
WBC क्या है? एक प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिका है। WBC एक प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिका का मतलब समझते हो ना, यानी केंद्रक युक्त कोशिका है। क्या है? केंद्रक युक्त कोशिका। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो WBC है, इसका जो केंद्रक है वो अनियमित आकार का होता है। केंद्रक है वो अनियमित आकार का होता है। केंद्रक है अनियमित आकार का होता है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती इस केंद्र की, ठीक है ना। हाँ, तो ये केंद्र क्या होता है? अनियमित आकार का होता है। अब देखो आगे, अब आगे बात की जाए, जो ये WBC है, ये जो WBC है, इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 7 दिन बोल सकते हैं। 4-5 दिन होता है वैसे, 4 से 7 दिन, 4 से 7 दिन। ज्यादा दिन की कहानी नहीं है इसकी, कहानी थोड़े दिन की है, ठीक है। एक कोई WBC वो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक जीवित रहती है, या कम से कम 4 दिन तक जीवित रहती है, ठीक है। तो इसका सामान्य जीवन काल कितना होता है? 4 से 7 दिन। उसके बाद दोबारा नई WBC प्रोड्यूस होगी या नई WBC का निर्माण होगा। अब देखिए, तो इसका जीवन काल 4 से 7 दिन होता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? बताइए, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, या उसके अलावा कई बार एक शब्द और लिखा हुआ मिलता है, लसिका गांठों में। कहाँ? लसिका गांठों में, ठीक है। अस्थि मज्जा में या लसिका गांठों में, ठीक है। लगभग WBC कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। उसके अलावा इसका निर्माण कहाँ होता है? लसिका गांठों में होता है। अब बताइए, RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल हमने बात नहीं की थी शायद, बताइए RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। सामान्यतः कोई प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसका जीवन काल 120 दिन होता है, और यहाँ पर कई बार एक प्रास भी मिल जाती है, और वो प्रास होती है 20 से 120 दिन। कितने? 20 से 120 दिन। RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। गॉट इट? हाँ, तो WBC को अपन श्वेताणु बोलते हैं, जिसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट है, इसमें ल्यूको का अर्थ है सफेद रंग से, और साइट का अर्थ है कोशिका से, और इसके सफेद रंग होने का कारण है इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। WBC वो एक अनियमित केंद्र वाली यानी यूकेरियोटिक कोशिका है, ठीक है, जिसका जीवन काल सामान्यतः 4 से 7 दिन होता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या लसिका गांठों में होता है, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं? शरीर के सैनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर के सैनिक। WBC को क्या बोलते हैं? शरीर के सैनिक बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, शरीर के सैनिक किसे बोलेंगे? WBC को बोलेंगे। या बक्सकाणु, बक्सकाणु भी किसे बोलते हैं? WBC को बोलते हैं, ठीक है। बक्सकाणु किसे बोलते हैं? WBC को बोलते हैं। आगे अपन ध्यान रख सकते हैं कि शरीर में जो एंटीबॉडी है वो डेवलप कौन करती है? WBC डेवलप करती है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है? WBC करती है। क्लियर है बात? हाँ, अब देखिए, ये जो WBC है ना, इस WBC की कमी को, WBC की कमी की स्थिति, शरीर है, इसमें या तो WBC कभी बढ़ेगी या कभी घटेगी। जब शरीर में WBC की कमी आ जाए, क्या आ जाए? कमी आ जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बताइए। ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। ल्यूकोपेनिया क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। तो ल्यूकोपेनिया, इसमें क्या होती है? ल्यूकोपेनिया की स्थिति में WBC की संख्या में कमी आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, उसके अलावा WBC की संख्या बढ़ भी सकती है। WBC की वृद्धि बोल देता हूं मैं सीधा, ठीक है। तो WBC की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसे? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। बताइए कोई समस्या है तो? हाँ, ल्यूकोपेनिया का मतलब है WBC की कमी, और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है WBC की संख्या में वृद्धि। तो अब बात आई है कि WBC की संख्या होती कितनी है? शरीर में WBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? बताइए। तो सामान्य संख्या
सबसे ज्यादा प्रचलित आंकड़ा है आपके पास 6000 से 8000, 6000 से 8000। लेकिन उसके अलावा आप याद रख सकते हो 6000 से 10000, इसमें सारे आंकड़े आ जाते हैं। ठीक है, 6000 से 8000 भी सही है और 6000 से 10000 भी सही है। ठीक है, 6000 से 10000 WBC पर सेमी क्यूब, पर सेमी क्यूब, समझ गए ना? हाँ, कि एक सेमी क्यूब के, वन सेमी क्यूब है, एक सेमी क्यूब के क्यूब है ना, उनमें कितनी WBC आएंगी? 6000 से 8000 WBC आएंगी। और ये जो WBC है ना, वो कुल WBC का, कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग 1% होती है। क्या बोलेंगे अपन? WBC कुल रक्त कोशिकाओं, WBC कुल रक्त कोशिकाओं का, कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग कितना प्रतिशत होती है? 1% होती है। याद रह जाएगा ना? हाँ, कि WBC है वो कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग 1% होती है। और इनकी संख्या 6000 से 8000 WBC पर सेमी क्यूब होती है या प्रति घन सेमी होती है। और WBC की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए तो उसे अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर WBC की संख्या में कमी आ जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, दो ऐसे रोग हैं, स्पेशल रोग हैं, जिनमें WBC की संख्या में कमी होती है और वृद्धि होती है। दो ऐसे रोग हैं, वो रोग कौन से? देखिए, एक तो आपने सुना होगा लाइलाज बीमारी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एड्स। क्या बोलते हैं? एड्स। समझ गए ना? एड्स के अंदर WBC की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। एड्स में WBC की संख्या में कमी, WBC क्या होती है? कम होती है। एड्स में WBC क्या होती है? कम होती है। उसके अलावा टाइफाइड, उसके अलावा अगर अपन बोले टाइफाइड, टाइफाइड में भी WBC की संख्या में क्या आती है? कमी। टाइफाइड में भी WBC क्या होती है? कम होती है। उसके अलावा एक रोग होता है जिसे अपन बोलते हैं रक्त कैंसर। क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर। रक्त कैंसर का मतलब समझ गए क्या? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर यानी क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर को? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, देखना ये कई एक जैसे शब्द है, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया और ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया, ठीक है। तो ये जो ल्यूकेमिया है ना, इस ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है? WBC की संख्या बढ़ जाती है। WBC की संख्या बढ़ जाती है, समझ गए ना? ल्यूकेमिया में WBC की संख्या बढ़ जाती है। यहां पे चार शब्द है, देखो, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया और ल्यूकोरिया। पहले बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, श्वेताणु बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, यूकेरियोटिक है, अनियमित केंद्र के आकार वाली है, जिनका जीवन काल 4 से 7 दिन है। इनका निर्माण बोन मैरो या लसिका गांठों में होता है। इन्हें शरीर के सैनिक बोलते हैं। ये बक्सकणों कहलाते हैं। ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। अब सुनिए, WBC की कमी आ जाए उसे ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। WBC की संख्या में वृद्धि हो जाए उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और WBC की संख्या में वृद्धि के कारण रक्त कैंसर होता है, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द आता है जिसे अपन बोलते हैं ल्यूकेरिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेरिया। सुनना ध्यान से, ल्यूकेरिया, जिसका मतलब किससे है? ल्यूकेरिया का अर्थ किससे है? श्वेत पर्दर। जो समस्या किसमें होती है? महिलाओं में। महिलाओं में योनि मार्ग के द्वारा कुछ सफेद रंग का मटेरियल है ना, वो उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, उसे अपन श्वेत पर्दर या ल्यूकोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पर्दर या ल्यूकेरिया। समझ गए ना? ल्यूकोरिया, श्वेत पर्दर या ल्यूकोरिया। ठीक है, तो ये एक जैसे चार शब्द है, ल्यूकोरिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोसिस। क्लियर है बात? अब सुनिए, WBC है वो कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग 1% होती है और इनकी सामान्य संख्या 6000 से 8000 प्रति घन सेमी होती है। ठीक है, अब सुनिए। तो ये सब किसके बारे में था? WBC के बारे में था। अब आगे है WBC के प्रकार। आगे क्या है? WBC के प्रकार। WBC कितने प्रकार की होती है, वो उन अलग अलग प्रकार के WBC उनका क्या क्या कार्य है, ठीक है, वो किस प्रकार से शरीर की सुरक्षा करती है, ठीक है, वो क्या प्रक्रिया है, वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।